नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला, जहां हम इतिहास की घटनाओं को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे मानव मन, समाज और सभ्यता के सच को समझते हैं। आज की कहानी किसी युद्ध की नहीं, किसी देश की राजनीति भर की नहीं, बल्कि उस क्षण की है जब इंसान ने इंसान को पहचानना छोड़ दिया। सिर्फ 100 दिनों में लाखों जिंदगियां खत्म हो गईं। पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा, शिक्षक ने छात्र को मारा, पति ने पत्नी को मार दिया। हत्याओं में इस्तेमाल हुए माचेते यानी बड़े चाकू, डंडे, कुल्हाड़ी। हर दिन लगभग 8,000 लोग मारे गए। लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार। चर्च और स्कूल भी हत्या केंद्र बन गए। दुनिया देखती रही। ये है मानव इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक, रवांडा नरसंहार की कहानी। आइए समझते हैं कैसे नफरत जन्म लेती है, कैसे प्रचार इंसान को बदल देता है और कैसे सभ्यता कभी-कभी अपनी ही परछाई से हार जाती है। मैं हूं आपका साथी और आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला। धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान की यात्रा पर आपका स्वागत है। 1994 में अफ्रीका के एक छोटे लेकिन सुंदर देश रवांडा में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कोई युद्ध नहीं था, ना ही दो देशों के बीच लड़ाई थी। ये अपने ही देश के लोगों द्वारा अपने ही पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के खिलाफ किया गया सुनियोजित विनाश था। सिर्फ 100 दिनों के भीतर लगभग 8 से 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। इसका मतलब समझिए, हर दिन हजारों लोग मारे जा रहे थे, हर घंटे सैकड़ों और लगभग हर मिनट इंसानी जीवन खत्म किया जा रहा था। इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन इतनी तेज गति से, इतने बड़े पैमाने पर आम नागरिकों की हत्या बहुत कम देखने को मिली है। इसलिए इसे मानव इतिहास के सबसे क्रूर और तेज नरसंहारों में गिना जाता है। ये घटना अचानक नहीं हुई थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे अचानक लोग हिंसक हो गए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कई वर्षों तक लोगों के मन में डर, गुस्सा और नफरत धीरे धीरे भरी गई। राजनीति ने लोगों को बांटा, प्रचार ने दुश्मन की छवि बनाई और बार बार ये बताया गया कि कुछ लोग देश के लिए खतरा हैं। जब किसी समाज को लगातार ये सिखाया जाए कि सामने वाला इंसान नहीं बल्कि दुश्मन है, तब हत्या भी लोगों को गलत नहीं लगती। सबसे डरावनी बात ये थी कि हत्यारे कोई पेशेवर सैनिक नहीं थे, वे साधारण लोग थे। किसान, दुकानदार, शिक्षक, पड़ोसी, जिनके साथ कल तक खाना खाया जाता था, उन्हीं पर हथियार उठा लिए गए। यही कारण है कि रवांडा नरसंहार केवल खून खराबे की कहानी नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान के टूटने की कहानी है। इस त्रासदी ने दुनिया को ये सिखाया कि नरसंहार बंदूक से शुरू नहीं होते, वे शब्दों से शुरू होते हैं, अफवाहों से, नफरत भरे भाषणों से और उस सोच से जिसमें इंसान इंसान को इंसान समझना छोड़ देता है। रवांडा में रहने वाले लोग मूल रूप से एक ही भाषा बोलते थे, एक ही संस्कृति साझा करते थे और सदियों तक साथ साथ जीवन बिताते थे। समाज में मुख्य रूप से दो बड़े समुदाय थे, हुतू और तुत्सी। हुतू आबादी का बड़ा हिस्सा थे, लगभग 85%, जबकि तुत्सी लगभग 14% थे। लेकिन उस समय ये पहचान कठोर जातीय विभाजन जैसी नहीं थी। लोग आपस में शादी करते थे, पेशा बदलते थे और कई बार सामाजिक स्थिति के आधार पर पहचान बदल भी जाती थी। यानी ये दुश्मनी प्राकृतिक नहीं थी। स्थिति तब बदली जब यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका में उपनिवेश बनाने लगीं। सबसे पहले जर्मनी ने रवांडा पर नियंत्रण स्थापित किया और बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शासन बेल्जियम के हाथ में चला गया। यहीं से समाज को बांटने की राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई। बेल्जियम के शासकों ने प्रशासन आसान बनाने के लिए लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना शुरू किया। उन्होंने यूरोपीय नस्लवादी सोच के आधार पर यह मान लिया कि तुत्सी लोग शारीरिक रूप से लंबे और पतले होने के कारण श्रेष्ठ हैं और शासन चलाने के योग्य हैं। इसलिए उन्होंने तुत्सी समुदाय को सरकारी पद, शिक्षा और सत्ता में प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, जबकि बहुसंख्यक हुतू समाज को पीछे धकेल दिया गया। सबसे खतरनाक कदम तब उठाया गया जब हर नागरिक के पहचान पत्र में उसकी जातीय पहचान हुतू या तुत्सी लिख दी गई। इससे पहले जो पहचान लचीली थी, वो अब स्थायी और कठोर बन गई। अब समाज दो अलग खेमों में बंट गया। समय के साथ हुतू समाज के भीतर गहरी हीनता, अपमान और गुस्सा जमा होने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि सत्ता उनसे छीन ली गई है और तुत्सी लोग विदेशी शासकों के सहयोगी हैं।
दूसरी ओर तुत्सी समुदाय सत्ता से जुड़ जाने के कारण अलग दिखाई देने लगा। इस तरह उपनिवेशवादी नीति ने धीरे धीरे सामाजिक दूरी को नफरत में बदल दिया। यहीं से वो मानसिक विभाजन शुरू हुआ जिसने आने वाले दशकों में लोगों के दिलों में अविश्वास, डर और प्रतिशोध की भावना पैदा की। नरसंहार की हिंसा अचानक नहीं आई थी, उसका बीज इसी दौर में बो दिया गया था, जब बाहरी शासन ने एक ही समाज को दो विरोधी पहचान में बदल दिया। 1990 तक आते आते रवांडा के समाज में कई वर्षों से जमा गुस्सा और डर खुलकर सामने आने लगा। देश के बाहर शरण लिए हुए कई तुत्सी लोग अपने अधिकार और सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में तुत्सी शरणार्थियों और सैनिकों ने मिलकर एक संगठन बनाया, रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट (RPF). अक्टूबर 1990 में इस संगठन ने रवांडा की हुतू प्रधान सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। इस युद्ध ने पूरे देश में भय का माहौल पैदा कर दिया। सरकार और कट्टरपंथी नेताओं ने इस डर को एक राजनीतिक हथियार बना लिया। आम जनता को बार बार बताया जाने लगा कि तुत्सी लोग देश पर कब्जा करना चाहते हैं, वे बाहरी दुश्मन हैं और राष्ट्र को नष्ट कर देंगे। धीरे धीरे प्रचार इतना आक्रामक हो गया कि तुत्सी समुदाय को इंसान नहीं बल्कि खतरा बताया जाने लगा। नफरत फैलाने के लिए भाषा का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया। लोगों को सिखाया गया कि तुत्सी गद्दार हैं, दुश्मन हैं और सबसे खतरनाक बात, उन्हें कॉकरोच यानी कीड़ा कहा जाने लगा। जब किसी समूह को इंसान की जगह कीड़े या जानवर के रूप में दिखाया जाता है तो लोगों के मन से सहानुभूति खत्म होने लगती है। हत्या तब अपराध नहीं बल्कि सफाई जैसा काम लगने लगता है। ये मनोवैज्ञानिक तैयारी थी। इस दौर में सबसे प्रभावशाली हथियार बंदूक नहीं बल्कि मीडिया बना। एक रेडियो स्टेशन, रेडियो टेलीविजन लिब्रे डेस मिल कोलाइन, लगातार जहरीले संदेश प्रसारित करता था। रेडियो उस समय हर गांव और घर तक पहुंचता था, इसलिए उसकी बातों को लोग सच मानते थे। प्रसारणों में तुत्सी लोगों के नाम, उनके छिपने की जगहें और उन्हें मारने के लिए खुले निर्देश दिए जाते थे। संगीत और मजाक के बीच नफरत परोसी जाती थी ताकि हिंसा सामान्य लगे। धीरे धीरे समाज की मानसिकता बदलने लगी। पड़ोसी पड़ोसी पर शक करने लगा, दोस्त दुश्मन जैसा दिखने लगा। प्रचार ने लोगों के अंदर डर, क्रोध और सामूहिक उन्माद पैदा कर दिया। यही वो समय था जब शब्द हथियार बन गए और मीडिया पहली बार सीधे सीधे हत्या की तैयारी करने वाला साधन बन गया। 6 अप्रैल 1994 की शाम रवांडा के इतिहास की सबसे निर्णायक और भयावह रात बन गई। उस दिन रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनाल हब्यारिमाना का विमान राजधानी किगाली के पास गिरा दिया गया। विमान में पड़ोसी देश बुरुंडी के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पूरे देश में खबर बिजली की तरह फैल गई। आज तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया कि विमान किसने गिराया, लेकिन कट्टरपंथी हुतू नेताओं को जैसे उसी क्षण का इंतजार था। उन्होंने तुरंत इस घटना का दोष तुत्सी समुदाय और विद्रोही समूहों पर डाल दिया। ये दुर्घटना अचानक हुई घटना नहीं बनी, बल्कि पहले से तैयार किए गए हिंसक योजना को शुरू करने का संकेत बन गई। कुछ ही घंटों के भीतर राजधानी और शहरों का माहौल पूरी तरह बदल गया। सड़कों पर सैन्य चौकियां लगा दी गईं, हथियारबंद मिलिशिया और सैनिक हर रास्ते पर खड़े हो गए। लोगों से पहचान पत्र मांगे जाने लगे, क्योंकि उन पहचान पत्रों में जातीय पहचान लिखी होती थी, हुतू या तुत्सी। यही कागज अब जीवन और मृत्यु का फैसला करने लगा। पहले से तैयार सूचियां निकाल ली गई, जिनमें तुत्सी नेताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और मध्यमार्गी हुतू लोगों के नाम थे। सबसे पहले इन्हीं लोगों को निशाना बनाया गया ताकि समाज में कोई विरोध करने वाला ना बचे। घर घर जाकर लोगों को खोजा जाने लगा। हत्या अचानक भीड़ की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये संगठित अभियान था। रेडियो प्रसारणों के जरिए लोगों को आदेश दिए जा रहे थे कि काम शुरू हो गया है। मिलिशिया समूहों को हथियार बांटे गए और आम नागरिकों को भी हिंसा में शामिल होने के लिए उकसाया गया। एक ही रात में देश सामान्य जीवन से नरसंहार की स्थिति में बदल गया। कानून खत्म हो गया, सुरक्षा समाप्त हो गई और इंसान की पहचान ही उसकी सजा बन गई। यही वो क्षण था जब डर और नफरत ने मिलकर पूरे राष्ट्र को मौत के अभियान में धकेल दिया। राष्ट्रपति की मौत के तुरंत बाद जो हिंसा शुरू हुई, वो अगले 100 दिनों तक लगातार चलती रही और पूरा देश मानो इंसानी संवेदनाओं से खाली हो गया। ये किसी पारंपरिक युद्ध जैसा नहीं था, जहां सैनिक आमने सामने लड़ते हैं। यहाँ आम नागरिक ही हत्यारे बना दिए गए थे।
जिन लोगों ने वर्षों तक एक साथ त्योहार मनाए थे, वही अचानक एक दूसरे की जान लेने लगे। पड़ोसी अपने पड़ोसी को पहचान कर मार रहा था, शिक्षक अपने ही छात्रों को नहीं बचा पाए, और कई जगहों पर परिवार तक टूट गए। डर और दबाव के कारण पति पत्नी, दोस्त दोस्त के खिलाफ खड़े हो गए। हिंसा की सबसे भयावह बात ये थी कि इसमें आधुनिक हथियारों की जरूरत भी नहीं पड़ी। बड़ी संख्या में हत्याएं साधारण औजारों से की गई, माचेते जैसे बड़े चाकू, डंडे, कुल्हाड़ियां और कृषि उपकरण। इन हथियारों को पहले से बड़ी मात्रा में बांटा गया था। इसका उद्देश्य साफ था, हत्या को आसान और सामूहिक बना देना। हर दिन लगभग 8,000 लोग मारे जा रहे थे। इसका अर्थ है कि हर कुछ मिनटों में दर्जनों जानें खत्म हो रही थी। गांव खाली हो रहे थे, सड़कों पर शव पड़े रहते थे, और भय इतना गहरा था कि लोग अपने ही घरों में छिपकर सांस लेने से भी डरते थे। महिलाओं पर विशेष रूप से अमानवीय अत्याचार हुए। लाखों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसे युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि पूरे समुदाय को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। जो स्थान सुरक्षा और शरण के प्रतीक माने जाते थे, चर्च, स्कूल और धार्मिक स्थल, वे भी सुरक्षित नहीं रहे। हजारों लोग बचने की उम्मीद में इन जगहों पर छिपे, लेकिन कई स्थानों पर वहीं सामूहिक हत्याएं कर दी गईं। विश्वास के स्थान भी मौत के केंद्र बन गए। सबसे दर्दनाक पक्ष ये था कि दुनिया इस सब की खबरें देख रही थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति का अंदाजा था, लेकिन निर्णायक हस्तक्षेप बहुत देर से हुआ। कई देशों ने अपने नागरिकों को तो सुरक्षित निकाल लिया, पर लाखों रवांडाई लोगों को हिंसा के बीच छोड़ दिया गया। इस चुप्पी ने नरसंहार को और लंबा और घातक बना दिया। इन 100 दिनों ने साबित कर दिया कि जब नफरत को संगठित शक्ति मिल जाए और दुनिया मौन रहे, तो सभ्यता कितनी जल्दी टूट सकती है। जब रवांडा में हत्या और हिंसा अपने चरम पर थी, तब पूरी दुनिया को इस त्रासदी की जानकारी मिल चुकी थी। देश में पहले से ही संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मौजूद था, जिसका उद्देश्य गृहयुद्ध के बाद शांति बनाए रखना था। इस मिशन का नाम था यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन फॉर रवांडा, यूनामीर। लेकिन ये मिशन उस समय लगभग बेबस साबित हुआ। संयुक्त राष्ट्र के सैनिक वहां मौजूद तो थे, लेकिन उन्हें लड़ाई में हस्तक्षेप करने या नागरिकों की रक्षा के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उनका आदेश केवल निगरानी करना था, युद्ध रोकना नहीं। जब नरसंहार शुरू हुआ, तब कई शांति सैनिकों ने अपने मुख्यालय को चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर हत्या होने वाली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक फैसला लेने में देरी होती रही। स्थिति तब और दर्दनाक हो गई जब कई पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए तुरंत सैन्य अभियान चलाए। विदेशी नागरिकों को विमानों से बाहर ले जाया गया, लेकिन लाखों रवांडाई लोगों को उसी हिंसा के बीच छोड़ दिया गया। दुनिया की प्राथमिकता अपने लोगों की सुरक्षा बन गई, न कि नरसंहार रोकना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस समय नरसंहार शब्द का इस्तेमाल करने से भी बचा गया, क्योंकि यदि इसे आधिकारिक रूप से नरसंहार माना जाता तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सैन्य हस्तक्षेप की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती। कई शक्तिशाली देशों ने जोखिम लेने से बचने के लिए धीमी प्रतिक्रिया दी। परिणाम ये हुआ कि हिंसा बिना रोक-टोक चलती रही। बाद में दुनिया भर के नेताओं, संगठनों और विद्वानों ने स्वीकार किया कि रवांडा में समय पर कार्रवाई न करना आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी नैतिक असफलताओं में से एक था। ये घटना आज भी एक चेतावनी की तरह देखी जाती है कि कभी-कभी दुनिया की चुप्पी भी हिंसा को उतना ही मजबूत बना देती है जितना हथियार। लगभग 3 महीने तक लगातार चल रही हिंसा के बाद जुलाई 1994 में हालात बदलने लगे। तुत्सी विद्रोही संगठन रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट (आरपीएफ) धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करता हुआ राजधानी किगाली तक पहुंच गया। जैसे ही आरपीएफ ने राजधानी पर कब्जा किया, संगठित हत्याएं अचानक रुकने लगी। जो मिलिशिया और चरमपंथी समूह नरसंहार चला रहे थे, वे पड़ोसी देशों की ओर भागने लगे। लेकिन हिंसा रुकने का मतलब शांति नहीं था। देश के सामने जो दृश्य था, वो किसी युद्ध भूमि से भी ज्यादा भयावह था। सड़कों, गांवों और घरों में लाखों शव पड़े थे। कई स्थानों पर पूरा का पूरा गांव खत्म हो चुका था। जीवित बचे लोग मानसिक आघात, डर और अविश्वास से टूट चुके थे। समाज का ताना बाना बिखर चुका था। अब कोई किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहा था। सबसे बड़ी त्रासदी बच्चों पर पड़ी। लाखों बच्चे अनाथ हो गए थे। कई बच्चों ने अपने माता पिता की हत्या अपनी आंखों से देखी थी।
कुछ बच्चे खुद हिंसा के बीच छिपकर जीवित बचे, तो कुछ को शरणार्थी शिविरों में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। एक पूरी पीढ़ी ऐसी थी जिसकी बचपन की यादें खेल और स्कूल नहीं, बल्कि डर और मौत से जुड़ी थीं। नरसंहार का अंत सैन्य रूप से जरूर हो गया, लेकिन उसके घाव गहरे थे। देश को सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास, बिखरी मानवता और घायल मनोविज्ञान को भी फिर से बनाना था। यही वो मोड़ था जहां रवांडा को तय करना था। बदले की आग में जलना है या विनाश के बाद नई शुरुआत करनी है। नरसंहार खत्म होने के बाद रवांडा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे कैसे जिया जाए। देश के लाखों लोग मारे जा चुके थे, समाज टूट चुका था और हत्यारे तथा पीड़ित कई जगह एक ही गांव में वापस रहने को मजबूर थे। बदले की भावना पूरे देश को फिर से हिंसा में धकेल सकती थी। इसलिए नई सरकार ने बदले की जगह पुनर्निर्माण और मेल मिलाप का रास्ता चुना। सबसे पहले नरसंहार में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश शुरू हुई। हजारों संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, लेकिन समस्या ये थी कि इतने बड़े अपराध के लिए सामान्य अदालतें पर्याप्त नहीं थीं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा बनाया गया, जहां बड़े नेताओं और योजनाकारों पर मुकदमे चले। इसके साथ साथ देश के भीतर एक अनोखी सामुदायिक न्याय प्रणाली शुरू की गई, जिसे गकाका कोर्ट्स कहा गया। इसमें गांव के लोग ही खुले मैदान में बैठकर गवाही देते थे। अपराध स्वीकार करने वालों को सजा के साथ समाज में वापस जुड़ने का अवसर भी दिया जाता था। उद्देश्य सिर्फ सजा नहीं, बल्कि समाज को फिर से जोड़ना था। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। हुतू और तुत्सी जैसी जातीय पहचान को सार्वजनिक राजनीति से लगभग हटा दिया गया। पहचान पत्रों से जातीय वर्ग हटाए गए और लोगों को पहले रवांडाई नागरिक के रूप में पहचान देने पर जोर दिया गया। स्कूलों, मीडिया और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एकता, सामूहिक स्मृति और शांति की शिक्षा दी जाने लगी, ताकि वही नफरत दोबारा जन्म न ले। धीरे धीरे देश ने खुद को उठाना शुरू किया। बुनियादी ढांचा फिर बना, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी, महिलाओं की सामाजिक भागीदारी बढ़ी और प्रशासनिक सुधार किए गए। आज रवांडा को अफ्रीका के अपेक्षाकृत स्थिर, सुरक्षित और तेजी से विकसित होने वाले देशों में गिना जाता है। लेकिन विकास के बावजूद इतिहास के घाव पूरी तरह नहीं मिटे हैं। हर साल स्मृति समारोहों में लोग अपने खोए हुए परिवारों को याद करते हैं। कई जीवित बचे लोग आज भी मानसिक आघात के साथ जी रहे हैं। रवांडा की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि मानवता कितनी गहराई तक गिर सकती है, और फिर भी यदि समाज चाहे तो विनाश के बाद पुनर्निर्माण संभव है। सबसे बड़ा सबक रवांडा नरसंहार हमें सिखाता है, नफरत धीरे धीरे पैदा होती है। प्रचार इंसान को राक्षस बना सकता है। आम लोग भी हत्यारे बन सकते हैं। चुप्पी भी अपराध बन जाती है। नरसंहार अचानक नहीं होते, वे शब्दों से शुरू होते हैं, हथियारों से खत्म होते हैं। रवांडा की त्रासदी केवल इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि मानव समाज के लिए गहरी चेतावनी है। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया कि नरसंहार किसी एक दिन अचानक नहीं होता। हिंसा शुरू होने से बहुत पहले लोगों के मन बदले जाते हैं। नफरत धीरे धीरे बोई जाती है, मजाक, अफवाह, डर और झूठे प्रचार के रूप में। जब किसी समूह के खिलाफ लगातार नकारात्मक बातें कही जाती हैं, तो समाज धीरे धीरे उसे सामान्य मानने लगता है। प्रचार की शक्ति इस घटना में सबसे खतरनाक रूप में दिखाई दी। बार बार ये बताया गया कि कुछ लोग दुश्मन हैं, राष्ट्र के लिए खतरा हैं, इंसान नहीं हैं। जब किसी इंसान को इंसान की जगह समस्या या कीड़ा कहा जाने लगे, तो लोगों के मन से करुणा खत्म होने लगती है। यही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया साधारण नागरिकों को हिंसा के लिए तैयार कर देती है। इतिहास ने दिखाया कि हत्यारे जन्म से क्रूर नहीं थे, वे सामान्य लोग थे जिन्हें परिस्थितियों और विचारों ने बदल दिया। सबसे भयावह सच ये है कि बड़े अपराध अक्सर आम लोगों की भागीदारी से ही संभव होते हैं। किसान, दुकानदार, शिक्षक, पड़ोसी, वही लोग जो सामान्य जीवन जीते थे, भीड़ के दबाव, डर और प्रचार के कारण हिंसा का हिस्सा बन गए। ये बताता है कि समाज की नैतिकता केवल कानून से नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना से बची रहती है। इस त्रासदी ने दुनिया को एक और कठोर सच्चाई दिखाई, चुप रहना भी कभी कभी अपराध बन जाता है। जब अन्याय के सामने समाज, मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मौन रहता है, तो अत्याचार करने वालों का साहस बढ़ जाता है। हिंसा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि उदासीनता से भी फैलती है।
इसलिए सबसे बड़ा सबक यही है कि नरसंहार गोलियों से शुरू नहीं होते, वे शब्दों से शुरू होते हैं। नफरत भरे भाषणों से, झूठी कहानियों से, हम बनाम वे की सोच से। और जब तक दुनिया सचेत होती है, तब तक हथियार चलने लगते हैं। मानव सभ्यता की सुरक्षा केवल सेना या कानून से नहीं होती, बल्कि उस क्षण से होती है जब समाज नफरत को पहचान कर समय रहते उसका विरोध करना सीख लेता है। आज आपने सुनी मानव इतिहास की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रवांडा की नहीं, बल्कि पूरी मानवता का आईना है। नरसंहार हमें ये याद दिलाता है कि नफरत अचानक पैदा नहीं होती, वो धीरे धीरे शब्दों, विचारों और डर के रूप में हमारे समाज में प्रवेश करती है। जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं, जब हम गलत के सामने चुप हो जाते हैं, तभी इतिहास खुद को दोहराने लगता है। याद रखिए, सभ्यता की रक्षा हथियार नहीं करते, बल्कि जागरूक मन, संवेदनशील समाज और सच बोलने का साहस करता है। अगर ये प्रस्तुति आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान फैलाना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हूं आपका साथी, आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए प्रश्न और नए चिंतन के साथ। नमस्कार।